हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है गति, मोशन। क्या होती है गति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम अवस्थाएं पढ़ेंगे। गति की अवस्था, विरामावस्था या विराम की अवस्था। इसके बाद हम पढ़ेंगे गति किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक समान गति, असमान गति, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक समान गति कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है सरल रेखीय गति, इसके बाद वृत्तीय गति, फिर दोलन गति। ये बहुत ही लंबा सा सिलेबस आज हम कवर करेंगे गति, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा नहीं हम लोग पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा बाउंसर भी ना जाए आप लोगों को। पहला बार आप अभी जूनियर लेवल से आप पहली बार माध्यमिक में आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन एक चीज़ बेटा समझना, अब ये ज़िंदगी प्रश्न उत्तर लिखने वाली नहीं रही। अब यहाँ से आपका प्रश्न उत्तर लिखना ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं कि कॉपी के पीछे, किताब के पीछे के जितने प्रश्न होते थे उन सभी का आंसर आप लिख देते थे, वो काम अब नहीं होगा। अब यहाँ से आप लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ना है और कैसे उसको समझें वो तरीका समझना है, और समझने के बाद वही चीज़ आपको लिखनी है जो आप समझे हैं, जो आप रटे हैं वो नहीं। यहाँ से आपका रटना होता है ख़त्म, यहाँ से आपका समझना होता है स्टार्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं यहाँ भी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे और तुरंत वो चीज़ क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोचेंगे कि आज कवर कर सकें, फिर भी जितना देखते हैं कितना कवर होता है। तो आज बात करते हैं गति की। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों के लिए फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। देखिए, आप लोग अभी तक तो सिर्फ विज्ञान पढ़ते थे कक्षा 8 तक आपने क्या पढ़ा, सिर्फ विज्ञान, ठीक है। तो परिभाषा विज्ञान की पढ़े होंगे, किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे सिस्टमेटिक है पूरी तरह से। अब यहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे विज्ञान के 3 हिस्से। हालांकि इतना ही नहीं है, और भी है, बहुत सारे हिस्से हैं विज्ञान के, हर जगह विज्ञान है। हम बोल रहे हैं अभी एक विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिर्फ 3 विज्ञान पढ़ेंगे। पहला होगा आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका होगा रसायन विज्ञान, और तीसरा आपका होगा जीव विज्ञान, जिसमें आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। जान लेते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो देखो बच्चों, भौतिक विज्ञान होता है सीधे सीधे परिभाषा नहीं हम इसकी देंगे, सीधे हम मतलब समझेंगे। जैसे हम ऊपर से नीचे इसको ड्रॉप किए, नीचे ड्रॉप नहीं किए हमने, तो सिर्फ छोड़ा। ये कहाँ आया, नीचे। किसके कारण आया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह चीज़ क्या है, भौतिकी है। यह मार्कर ठोस है, ठीक है, इसमें द्रव्यमान है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसे जोर से फेंकें या धीरे से भी फेंकें तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके गिर जाएगा। इसकी गति भी क्या कहलाएगी, भौतिकी। आप चलते हैं, भौतिकी, बोलते हैं, भौतिकी। ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं परिवेश में, ठीक है, उन सभी घटनाओं को जो निश्चित नियमों पर आधारित हों उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब हम चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं, क्योंकि घर्षण बल काम करता है, ठीक है। घर्षण बल अगर ना रहे तो हम चल ही नहीं पाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। ये बात समझ आई, भौतिकी क्या है। तो हम जिससे घिरे हुए हैं वो सब क्या है, भौतिकी है। जैसे बल है, अगर किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, भौतिकी। अगर हम कोई गेंद ऊपर उछालते हैं नीचे गिरती है, भौतिकी। बोलते हैं, तरंगे ध्वनि की आगे ट्रेवल करती हैं, भौतिकी। ये सारी चीज़ें भौतिकी हैं। तो देखिए, गति
गति क्या होता है या गति की अवस्था क्या होती है, तो हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्राउंड है, बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, और किसी समय में, मान लीजिए जब समय अभी हमने एकदम घड़ी में देखा 0 सेकेंड हुए थे, तो यह कार जो है वो बिंदु ए पर थी, और इसके बाद हमने देखा कि 5 सेकेंड के बाद भी यह कार बिंदु ए पर ही है, वहां से कहीं गति नहीं की, कहीं इधर उधर विस्थापित नहीं हुई, जहां थी उसी बिंदु पर है। तो इस कार की यह अवस्था विराम की अवस्था कही जाएगी। यह कार की अवस्था क्या कही जाएगी? विराम की अवस्था। लेकिन अगर यही कार यहां से चल के बिंदु ए से चल के कहाँ पहुंच गई होती? बिंदु बी पर पहुंच गई होती, तो इसकी अवस्था क्या कहलाती? इसकी अवस्था क्या कहलाती? इसकी अवस्था कहलाती गति की अवस्था। अर्थात जब किसी वस्तु की स्थिति में, परिभाषा लिख लीजिए, गति की अवस्था की परिभाषा क्या होगी? गति की अवस्था गति की अवस्था जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे यह हम यहाँ खड़े थे, कुछ समय बाद हम यहाँ चले आए, ठीक है, हम थोड़ा सा किनारे चले गए, या फिर कोई कार है जो सड़क पर चल रही है, उसकी अवस्था, ये सारी चीजें क्या है? गति की अवस्था कहलाती है। ठीक, विराम की अवस्था क्या कहलाती है? तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था। जैसे इस कार की स्थिति पहले थी, जहाँ थी वहीं की वहीं पड़ी रह गई, तो क्या हो गया? विराम अवस्था। अगर वो थोड़ी दूर चली गई तो क्या कहलाएगी? गति की अवस्था। बात समझ आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं और चीजें कॉन्सेप्ट समझते हैं। ले लीजिए, थोड़ा सा और गति को ब्रीफली समझते हैं। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और ट्रेन चल रही हो, तो क्या आप गति की अवस्था में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो एक जगह बैठे हुए हैं, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। चल कौन रहा है? ट्रेन। गति कौन कर रहा है? ट्रेन गति कर रही है, आप गति नहीं कर रहे। लेकिन अगर बाहर की किसी परिवेश की स्थिति के अनुसार देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन है, ठीक है, तो उसकी अपेक्षा में आप गति कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी लगता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और कहते क्या है? कहते हैं कि गोरखपुर आ गया, दिल्ली आ गया। अरे क्या वो स्थान है वो चलेगा? नहीं, वो थोड़े आ रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब भी हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम विराम अवस्था में होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेन क्या होती है? गति की अवस्था में। इसीलिए हमको बाहरी परिवेश गति की अवस्था में दिखाई देता है। लगता है ना स्टेशन पीछे की तरफ चला गया, ऐसा नहीं होता, आप आगे की तरफ चले गए, ये सच्चाई होती है, ठीक है। फिर वो सभी लोग जानते भी हैं ऐसा। बात करते हैं और कॉन्सेप्ट्स की। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सौरमंडल में घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो हम इस पर खड़े हैं यहाँ एक जगह, तो क्या हम गति की अवस्था में हैं? जी नहीं, हम तो पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी की अपेक्षा हमारी कोई गति नहीं हो रही। लेकिन क्या पृथ्वी विरामावस्था में है? नहीं, वो तो चल रही है ना लगातार। तो सूर्य की अपेक्षा वो क्या है? गति कर रही है। हम पृथ्वी की अपेक्षा गति नहीं कर रहे, ठीक है। तो दोनों के सापेक्ष गतियां ली जाती हैं। तो गति समझ में आया? गति कब होगा? जब समय बीतता जाए तो स्थिति में भी क्या हो? परिवर्तन हो, उसे हम कहते हैं गति की अवस्था। अब हम बात करेंगे गति के प्रकार। तो गति के मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं बच्चों, ठीक है। एक गति होती है एक समान गति, एक समान
गति। दूसरा होता है असमान गति। एक समान गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, जैसे समझिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये चल रहा है, ये यहाँ ए बिंदु पे है और ये बी की ओर चल रहा है। यहाँ बीच में सी पड़ा, डी पड़ा, ये दो बिंदु पड़े और सभी बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो आपस में बराबर है। अगर यह 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है तो यह भी 2 किलोमीटर है, यह भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह लड़का जो यहाँ से चल रहा है ए से सी की तरफ जाएगा, सी से डी, फिर बी की तरफ। अगर 2 किलोमीटर ये ए से सी तक जाने में इसको 5 मिनट लगते हैं, फिर सी से डी तक जाने में इसको 5 मिनट लगते हैं, फिर डी से बी तक जाने में भी इसको 5 मिनट लगते हैं, तो इसकी यह गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी, अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो इसकी चाल क्या है? एक समान, इसकी गति एक समान है। असमान गति क्या कहलाती है? तो जब कोई वस्तु समान समय में, ये समय अंतराल में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे अब देखिए, मान लीजिए ये वाला 2 किलोमीटर ही था, ये दूरी 1 किलोमीटर थी, ये दूरी 5 किलोमीटर थी। अब समझिए, यह लड़का ए से सी तक गया तो 2 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में ही तय किया, सी से डी तक की दूरी 5 मिनट में तय किया, लेकिन यह दूरी 1 किलोमीटर थी। यानी यहाँ पे इसकी गति जो होगी इस वाली स्थिति से क्या होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि 5 ही मिनट में 2 किलोमीटर चला, 5 ही मिनट में 1 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला। यानी सबसे ज़्यादा गति कहाँ होगी? यहाँ सबसे ज़्यादा गति, सबसे तेज स्पीड कहाँ होगी? यहाँ सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम, ये उससे ज़्यादा। ठीक है, तो यह गति क्या कहलाएगी? असमान गति, जब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा दें। बात समझ आ रही है ना? एक एक चीज ना समझ में आए तो क्या करना है? तो व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बताया जाएगा। चलिए, तो ये थे एक समान गति और असमान गति। अब क्या हम बात करेंगे? तो अब हम देखेंगे कि यह जो समान गति है, असमान गति है, यह किस कारणों से होती है या ये किस चीज पर डिपेंड करती है? ये सब बच्चों डिपेंड करती हैं चाल पर, स्पीड। कोई वस्तु चल रही है तो 1 सेकेंड में वो कितना चली,
तो चाल की परिभाषा ही होती है, आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में यह एकांक समय क्या होता है? तो यह 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है। एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की चाल कहते हैं। अब थोड़ा सा हम समझेंगे ये दूरी क्या वाला है और विस्थापन क्या वाला है, बहुत जरूरी चीजें हैं। देखिए, दूरी और विस्थापन, अंतर भी पूछ दिया था आपके क्लास 9 के एग्जाम में कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, मान लीजिए अगर हम कहें कि यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है, यहाँ बिंदु डी है। हम ए से बी गए 1 किलोमीटर, बी से सी गए 2 किलोमीटर, ये बी से सी तक की दूरी 2 किलोमीटर, और सी से डी तक की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। अब हमसे कह जाएगा बताओ कि कितनी दूरी चली गई। तो बच्चों हम जोड़ के बता देंगे, 1 2 1 3 3 1 4, तो 4 किलोमीटर टोटल दूरी हम चले। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? दूरी, अर्थात किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो विस्थापन क्या वाला है? तो यही चीज़, अगर यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है और ये बिंदु डी है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर था। अब हमसे पूछ रहा है विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन बच्चों अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को कहते हैं। यानी ये वाली दूरी, अगर मान लीजिए ये वाली दूरी 3 किलोमीटर थी, ठीक है, यही वाली दूरी 3 किलोमीटर थी, तो दूरी क्या होगा? तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, गए किस रास्ते, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन सिर्फ 3 किलोमीटर हुआ। अर्थात विस्थापन की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी प्रारंभ में कहाँ था और अंत में कहाँ है, उनके बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है, यानी सीधी रेखा की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और रास्ते की चली गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। बात समझ आई? दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी क्या होता है बच्चों? यह अदिश होता है। अदिश का मतलब वे राशियां जिनका, आप लोग 8वीं पढ़े होंगे शायद, वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हम कहें 5 मीटर विस्थापन उत्तर दिशा में, तो वो विस्थापन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 5 मीटर चला, 5 मीटर किधर चला, उसके लिए दिशा की जरूरत नहीं, तो वो क्या होगी? दूरी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दूरी और विस्थापन में। चलिए, चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये फार्मूला बनता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में कितना दूरी चला। एकांक समय का मतलब अगर यहाँ 1 सेकेंड रख दें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो जितनी दूरी 1 सेकेंड में चला था वही उसकी क्या कहलाएगी? चाल। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर वेग बताते हैं, मिटा दें। अब हम वेग की बात करते हैं। वेग क्या होता है? वेग, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वेलोसिटी। ये क्या होती है?
तो देखो बच्चों, चाल जो है वह दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए वो अदिश राशि हुई, लेकिन विस्थापन पर निर्भर करता है वेग, इसीलिए ये क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो यह एक सदिश राशि है। चाल को बताने हेतु जब दिशा का भी प्रयोग कर दिया जाए, दिशा का भी प्रयोग हो तो उसे वेग कहते हैं। ठीक है, लेकिन परिभाषा असली क्या बनेगी, तो परिभाषा असली बनेगी कि किसी वस्तु की स्थिति में एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होगा वेलोसिटी का, तो v बराबर होता है वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन को निरूपित करते हैं d से बटे समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है इसका वेग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ आई, वेग क्या होता है, तो सदिश राशि है, चाल को बताने के लिए जब दिशा का भी बता दिया जाए, अर्थात वेग क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे दिशा भी बताई जाए। ठीक है, मात्रक क्या होता है, तो दोनों का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, चाल का भी और वेग का भी, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए, इसके बाद लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है त्वरण। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी बाइक चलाते वक्त एक्सेलरेशन, बाइक चलती है, साइकिल चलती है, कार चलती है, तो उसको एक्सेलरेट किया जाता है, पैडल जोर से दबाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो क्या होता है, वो उसका गति जो है, आप सुई देखते होंगे, पहले 10 पे रहेगा, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, ऐसे उसकी सुई क्या होती है, बढ़ती जाती है, अर्थात उसका वेग बढ़ता जाता है। हर सेकेंड में उसका वेग क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी वह क्या होता है, त्वरित होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर, यानी हर सेकेंड में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर या समय दर को, समय लिख लीजिए, क्लियर होगा अच्छे से, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी प्रति सेकेंड कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई वस्तु है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ की, बी तक 1 किलोमीटर की दूरी 2 सेकेंड में पूरी की, फिर इसके बाद अगली बी से सी तक की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी इसने 2 सेकेंड में पूरी की, फिर अगली सी से डी तक की दूरी, ये 4 किलोमीटर की दूरी इसने क्या की, फिर अगले 2 सेकेंड में पूरी की। तो समय तो इसने 2-2 सेकेंड लिया, लेकिन हमेशा इसकी दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, यानी ज़्यादा दूरी कवर कर रही है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन। वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो वेग में हर बार क्या हो रहा है, परिवर्तन। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ए से, ए बराबर यानी त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन। जैसे प्रारंभ में किसी वस्तु का वेग कितना था, देख लीजिए,
प्रारंभ में वेग कितना था बच्चों, तो दूरी चली 1, समय लिया 2, तो 1/2 यानी कितना आ गया 1/2 किलोमीटर प्रति सेकेंड था। ठीक है, इसके बाद अंतिम में कितना चला, तो सी से डी तक कितना चला 4 किलोमीटर, तो 4/2 यानी कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग इतना है। तो वेग परिवर्तन अभी हम लोग निकाल के भी दिखा देते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ बच्चों, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं, तो 2 - 1/2, और समय कितना लिया 2 × 2 = 4 = 2 6, इसको करिए 2 × 2 = 4 - 1 3/2/6, 6 × 2 = 12, 3/12, 3 × 4 = 12, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा वेग में परिवर्तन का दर हो जाएगा, अर्थात त्वरण हो जाएगा 1/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फार्मूला लिख लीजिए, त्वरण बराबर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेग त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक होता है, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड। तो सेकेंड का इस सेकेंड में क्या हो जाएगा गुणा, तो क्या बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, 2 बार हो गया ना इसलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रट्टा मार लीजिए, एकदम याद हो जाना चाहिए, कंसेप्ट से भी समझ लीजिए चाहे वैसे भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए त्वरण का हम एक चीज़ और देख लेते हैं, एक छोटा सा मतलब वही फार्मूला हम और बढ़िया तरीके से जो सांकेतिक रूप में होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u, अगर कोई वस्तु चलना प्रारंभ की तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, मान लिया u, और अंतिम वेग कितना है बच्चों, तो वो है v। इसी से प्रदर्शित भी करेंगे, प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से, हर जगह। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन जो होता है डेल्टा v कहते हैं इसे, डिफरेंस इन वेलोसिटी। कितना होता है, तो वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। ठीक है, और समयांतराल तो t, और समयांतराल मान लीजिए डेल्टा टी यानी लगा कुल समय, कितना समय लगा, तो इसको हम डेल्टा टी कहते हैं। ठीक है, यानी t2 - t1, t2 - t1, यानी ये चीज हो गया। जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड पर कितना वेग था, u था, और 6 सेकेंड पर कितना वेग था, v था, तो दोनों में अंतर कितना निकला, 5 निकला ना, 6 - 1 t2 - t1, तो ये होता है समय अंतर। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला जो होता है वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा v, v माइनस u, और बटे t2 - t1 अर्थात डेल्टा t, यहाँ भी रख सकते हैं डेल्टा, तो यही फार्मूला बनता है, इसको हम v - u बटे t2 - t1, या सीधे सीधे खाली लिख सकते हैं टोटल लगा हुआ समय। ठीक है, तो ये फार्मूला सही होता है, यानी यही आप लोगों को लगाना है। वेग परिवर्तन वगैरह लिखेंगे समझ नहीं पाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग जानते रहिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब हम बात करते हैं गति के ग्राफीय निरूपण की। गति के ग्राफीय निरूपण यानी गति का ग्राफीय निरूपण, ये कैसे किया जाता है। तो जिन लोगों को ये बात समझ में न आए वो एक बार, ठीक है, हमारे क्लास 9th के निर्देशांक ज्यामिति मैथ का जो वीडियो है वो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, और उसको देखने के बाद, ठीक है, तब इस चीज़ पर आइए, क्योंकि ग्राफ बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है। अभी 8 से निकल रहे हैं और 8 तक की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में तो बढ़िया होती है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कुछ नहीं कराते सब। मैं जानता हूँ, मैं भी स्कूल से जुड़ा था, और सब क्या करते हैं, किताब के पीछे की जो प्रश्नावली होती है सिर्फ वो बता देते हैं और चीज़ें बताते नहीं हैं। बच्चे सिर्फ कॉपी बनाते हैं, उनको ये तक पता नहीं होता कि सवाल लगा रहे हैं तो लग कैसे रहा।
तरीका क्या है, वो सिर्फ लगाते हैं। तो आपको ऐसा अब नहीं करना है, अब आप सीनियर हो गए, ठीक है। चलिए गति का ग्राफीय निरूपण करते हैं, कैसे होगा। तो देखो बच्चों, ग्राफ जो बनता है ना, अभी तो ऐसे तो 3D होता है, कोई भी चीज़ 3D है। जैसे अगर हम दिख रहे हैं आपको, तो हमारा ये फेस दिख रहा है, ठीक है। फिर हमारी ये वाली फेस दिख रही है, दो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी यह वाली भी लेंथ दिख रही है, यह वाली भी दिख रही है, यह वाली भी दिख रही है और यह वाली भी। वैसे ही अगर हम किसी कमरे में खड़े हों तो कमरे के कोने से अगर उदाहरण लें तो कमरे की एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, तीन चीज़ें हमको मिलती हैं, अर्थात थ्री डायमेंशनल कोई भी चीज़ मिलती है, ठीक है, 3D होती है। लेकिन अभी जो हम गति पढ़ेंगे वो हम 2D पढ़ेंगे, मोशन इन 2D। अभी हम लोग जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे, मोशन इन 2D पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अभी हमारा 9th में सिर्फ मोशन इन 2D होगा, लेकिन जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो मोशन इन 2D एंड 3D दोनों होगा। अब ये 2D 3D में मोशन कौन सा होता है तो समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो वृत्तीय गति भी बोला था मैंने, दोलन गति भी बोला था। देखिए सरल रेखीय गति क्या होती है, तीनों को थोड़ा सा समझ छूट गया था टॉपिक। सरल रेखीय गति, स्क्रिप्ट याद नहीं रहती मुझे, जो टॉपिक मिल जाता है वही पढ़ाने लगते हैं। सरल रेखीय गति, फिर वृत्तीय गति और तीसरा दोलन गति। ये तीनों गतियां कौन होती हैं समझ लीजिए, पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसलिए बता। सरल रेखीय गति मतलब ये होता है जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो उसकी गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति। जैसे ए बिंदु से बी बिंदु तक एक सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। जैसे उदाहरण क्या है, पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, ठीक है, सड़क पर चलती हुई बस, ठीक, ये सारी चीजें। फिर वृत्तीय गति क्या होती है, तो वृत्तीय गति जब कोई भी कण किसी एक बिंदु के चारों तरफ समान वेग से गति करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। यानी एक बिंदु के निश्चित दूरी पर, एक बिंदु से निश्चित दूरी पर गति करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। जैसे यह बिंदु है केंद्र और इससे एक निश्चित दूरी, त्रिज्या की दूरी पर यह गति करता रहता है। उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है मौत का कुआं। देखा है मौत का कुआं, क्या करते हैं, उसमें कुआं जैसा होता है, लोहे वगैरह से बनाए जाते हैं और उसमें कार चालक या मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को गोल गोल घुमाते हैं ऐसे दीवार पे उसके, ठीक है, वो मौत का कुआं बोला जाता है। तो उसमें वो कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति। आप किसी लोलक को बांध के ऐसे गोल गोल घुमाएं तो वो भी क्या है, वृत्तीय गति। अब हम बात करें, या फिर घड़ी की सुई की नोक की गति, वो भी क्या है, वृत्तीय गति। घड़ी की सुई जो होती है उसकी नोक की गति, जो ऐसे घड़ी है तो घड़ी की सुई होती है, इसके नोक की जो गति होगी वो भी क्या होगी, वृत्तीय गति, ठीक है। इसके बाद दोलन गति क्या होती है, तो जब कोई भी पिंड या वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम क्या करता है, इसकी माध्य स्थिति एकदम बीचों बीच में है, लेकिन ये क्या करता है, एक बार यहाँ जाता है, एक बार फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर एक बार यहाँ से, यानी 1 सेकेंड में इतना चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, 1 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। कैसे एक चक्कर पूरा कर रहा है, अगर इन सभी को हम ये ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे सबको मिलाएं तो इसका एक सर्कल बनेगा, ये क्या बनाएगा, वृत्त बनाएगा, अर्थात एक चक्कर पूरा करता है। कितने समय में, 1 सेकेंड में। तो यह गति क्या कहलाती है, दोलन। अब ये जरूरी नहीं 1 सेकेंड में ही करे, वो तो घड़ी का पेंडुलम 1 सेकेंड में करता है। दोलन गति से मतलब वही है कि अगर कोई भी कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन कर रहा है तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, जैसे घड़ी का पेंडुलम। तो ये हो गया ये तीनों गतियां। अब हम बात करेंगे गति के ग्राफीय निरूपण की।
तो मोशन इन 2D हम पढ़ेंगे, यानी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कोई गति कैसे हो रही है, तो एक रेखा में हो रही है या वृत्त में हो रही है, तो वृत्तीय गति भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्राफ हम 2D पढ़ेंगे, समय और तो गति का ग्राफीय निरूपण में सबसे पहला जो ग्राफ आता है वो आता है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। नीचे की तरफ जो होता है वाई अक्ष का ऋणात्मक, बाईं तरफ एक्स अक्ष का ऋणात्मक। ये बात सारी 9 के क्लास में मैथ वाले में वीडियो में पढ़ी हुई है, ठीक है। और जो 9th में मैथ पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है, मैंने वीडियो में पहले ही उसको पढ़ा रखा है। चलिए देखिए, तो वेग समय ग्राफ में जो एक्स अक्ष होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं समय के लिए, अर्थात एक्स अक्ष समय को बताता है और वाई अक्ष जो होता है वो बताता है वेग को। वो किसको बताता है, वेग को। अब मान लीजिए, और ये दोनों अक्ष जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यानी यहाँ पर न एक्स का कोई मान होता है ना वाई का, अर्थात दोनों मान क्या होते हैं, 0 0। इसे एक्स का मान कहते हैं, इसे वाई का, यह भी 0 यह भी 0। अब मान लीजिए 0 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये सब सेकंड के मान हैं। और इधर ये भी 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। अब हम आपसे कहें कि वेग समय ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमेशा वेग और समय में संबंध देख के उसका ग्राफ बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 सेकेंड समय लगा तो दूरी कितना तय की, 1, अर्थात उसका वेग कितना हुआ, 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ। फिर दूसरे सेकेंड में यहाँ, तीसरे सेकेंड में यहाँ, चौथे सेकेंड में यहाँ, ऐसे ही लगातार चल रही है। तो इन सब का ग्राफ कैसे बनेगा, तो याद रखिए वेग समय ग्राफ क्या निरूपित करता है, ये वाई अक्ष किसको निरूपित करता है, वेग को, और एक्स अक्ष समय को। और ग्राफ अगर वेग लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, अर्थात एक हर सेकेंड में वेग क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो ये उसका ग्राफ होगा। देखिए 1 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड था, दूसरे सेकेंड में कितना था, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तीसरे सेकेंड में 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। हर बार बढ़ रहा है लगातार, एक लगातार त्वरण से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी और भी चीजें सीखेंगे। तो ये वेग समय ग्राफ है, और वेग समय ग्राफ में कई चीजें हो सकती हैं। अगर हम कहें कि वेग स्थिर है, वेग क्या है, स्थिर है, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष। अगर हम कहें कि वेग स्थिर है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। मतलब क्या है कि समय तो बढ़ रहा है बच्चों, लेकिन वेग बढ़ नहीं रहा। देखो वेग के मान में कोई बढ़ रहा है, वेग किधर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ। तो क्या यह रेखा ऊपर की तरफ जा रही है वाली, नहीं, ये हमेशा इसी दिशा में जा रही है। अर्थात समय बढ़ रहा है लेकिन वेग बढ़ नहीं रहा। ठीक है, अब हम कहें वेग घटने का, तो वेग घटने का कैसे होगा, तो वेग घटने का ग्राफ कैसा बनेगा, ये समय होगा, ये वेग होगा। वेग घटने का ग्राफ कैसा मिलेगा बच्चों, तो इस प्रकार से मिलेगा। अगर कहीं ऐसा ग्राफ मिले वेग और समय में, तो इसका मतलब उसकी गति क्या हो रही है, कम हो रही है, वेग घट रहा है। यहाँ पे वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक समान त्वरण से वेग बढ़ रहा है, यहाँ पे एक समान त्वरण से वेग घट रहा है। ठीक है, और अगर कोई ग्राफ ऐसा था जो अभी मैंने बनाया था ऐसा, तो ऐसा अगर दे दे, यहाँ दे दे वेग और यहाँ दे दे समय, तो इसका मतलब है कि इसमें त्वरण नहीं है, इसमें त्वरण नहीं है, इसमें त्वरण नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखते हैं। तो ये था बच्चों वेग समय ग्राफ। कैसे कैसे हो सकते हैं कंडीशंस, तो मैंने ग्राफ में बता दी कि अगर वेग समय ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा होती है, अर्थात न ऊपर की तरफ बढ़ रही है न नीचे की तरफ, तो इसका मतलब उसमें वेग एक समान है, त्वरण नहीं है। वेग एक समान है, त्वरण नहीं है। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो त्वरण बढ़ रहा है, अर्थात वेग बढ़ रहा है, सॉरी वेग बढ़ रहा है, त्वरण होगा। और त्वरण कैसा होगा, तो धनात्मक। एक चीज और जान लो, अगर ग्राफ
ऐसा मिलता है, तो इसका मतलब त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा, धनात्मक, यानी त्वरण बढ़ेगा, ठीक है, यानी वेग बढ़ेगा। त्वरण धनात्मक होगा तो सॉरी वेग बढ़ेगा। और अगर ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब होता है कि त्वरण ऋणात्मक है, अर्थात वेग घटेगा। त्वरण ऋणात्मक है, वेग घटेगा। और अगर ग्राफ ऐसा है तो त्वरण शून्य होगा, त्वरण शून्य होगा, वेग स्थिर होगा। ये 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। समझ आया ना कैसे स्थिर है? भाई समय बढ़ रहा है, वेग तो बढ़ ही नहीं रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा, तो स्थिर है। समय बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है, अर्थात ऊपर जा रहा है, तो हाँ है, त्वरण है, धनात्मक है। और अगर नीचे आ रहा है, अर्थात समय बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है, समय बढ़ रहा है तो वेग क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो वेग घट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो होगा त्वरण ऋणात्मक। उसे हम मंदन बोलते हैं। जो त्वरण ऋणात्मक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में चल रहे हैं, ब्रेक लगाए तो गाड़ी धीरे धीरे धीमी होती है, तो मंदन होता है। अब हम बात करेंगे स्थिति समय ग्राफ की, या इसे हम दूरी समय ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ वैसे ही होता है। यहाँ भी x अक्ष को समय से ही निरूपित करते हैं, y अक्ष को किससे निरूपित करते हैं, दूरी से। अर्थात अगर वे ऐसे कोई ग्राफ प्राप्त हो रहा है, दूरी समय ग्राफ, तो यहाँ हम कहेंगे दूरी और समय का अनुपात क्या बताता है, वेग बताता है। तो अगर ऐसा है तो वेग है, ऐसा है तो वेग है, अर्थात समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है, अर्थात इससे दूरी नहीं कह के क्या कहें, चलिए दूरी ही कहते हैं। वेग है या चाल है, जो भी कहें, वेग है या चाल, ठीक है। दोनों एक नहीं है, ये बात मैंने बता दिया है। ये सदिश है, ये अदिश है, लेकिन ग्राफ के लिए चल जाएगा, दूरी या विस्थापन कीजिए तब सही रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ है यानी समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है, तो चाल है, या समय बढ़ रहा है विस्थापन बढ़ रहा है, वेग है। अगर कोई ग्राफ ऐसा मिल जाए, समय और दूरी में ऐसा, तो देखिए समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी बढ़ रही है क्या, नहीं। तो यहाँ हम कहेंगे वस्तु कैसे है, विराम में, वस्तु कैसे है, विराम में। अगर कोई ग्राफ ऐसे हो, कोई ग्राफ ऐसे हो, तो हम क्या कहेंगे कि समय बढ़ रहा है, दूरी घट रही है, समय बढ़ रहा है, दूरी घट रही है। ऐसा कोई ग्राफ होगा क्या कि समय बढ़े तो दूरी घट जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ वह क्या हो रहा है, मंदन की स्थिति में, वह वस्तु जो है मंदन की स्थिति में, ऐसा कोई ग्राफ मिलेगा नहीं वैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर यहाँ पे विरामावस्था में, ठीक, यहाँ ये गति की अवस्था में होगा, वेग है तो गति की अवस्था, ये विराम की अवस्था में, क्योंकि गति नहीं है, वेग या चाल नहीं है, ठीक है। बना लीजिए, हो गया। चलिए अब अगले लेक्चर में बच्चों, हम क्लास 9 के फिजिक्स में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गति के समीकरणों का ग्राफीय विधि से निगमन और साधारण विधि से गति के समीकरणों का निगमन, और उस पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल। तो यहाँ पे हम लोगों का वो चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। अगले वीडियो में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म गति का। जितना भी मैंने पढ़ाया आज उन सब का नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। याद करिए, क्लासेस अभी आपके पता नहीं कब से चलेंगे, बहुत दिनों से मैंने 9th का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका भी हेल्प हो जाए, जितने भी 8 के बच्चे हैं। क्लास 8 के बाद सभी लोग घूम रहे होंगे, मुझे पता है। तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आपका समय नहीं है, अप्रैल से सत्र चलता था, मई खत्म होने को है, ठीक है। पढ़ाई करिए, ठीक है। जितना भी चीज़ पढ़ाया गया उसको आप कॉपी बना लीजिए, कॉपी पे नोट करिए। ये चीज़ कोई नहीं बताता है, ग्राफ वगैरह कोई नहीं बताता है, क्लास में भी ग्राफ वगैरह नहीं बताते लोग, वो सीधे सीधे परिभाषा लिखवाते हैं और उसके बाद से चले जाते हैं।
लेकिन मैंने परिभाषा के साथ साथ आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट बताया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।